गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मानव भूगोल की विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे। जैसे मानव भूगोल का विकास 3 अवस्थाओं में हुआ, उसी तरह से मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं प्रमुख हैं जो समय के अनुरूप उनमें बदलाव आया था। ठीक है, सबसे पहले जो पहली विचारधारा आई उसका नाम है पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद, ठीक है, या फिर इसको निश्चयवाद भी बोलते हैं। इस विचारधारा का प्रतिपादन है वो फ्रेडरिक रेटजेल ने किया है। फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। कौन सी विचारधारा? पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार या पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा में बताया गया है कि इसमें प्रकृति सबसे अधिक प्रभावी है। किसे प्रभावी बताया गया है? प्रकृति को प्रभावी बताया गया है, तथा जो मानव है वो प्रकृति या प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत होता था तथा उसकी पूजा किया करता था। यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा में मानव आदिम अवस्था में था, मानव जंगलों में निवास किया करता था और उस समय मानव की यह सोच थी कि यदि मैं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करूंगा तो प्रकृति की प्रचंडता से या प्राकृतिक प्रकोपों का मुझे सामना करना पड़ेगा। इसलिए मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही संसाधनों का उपयोग किया करता था। जैसे मानव ये सोचता था कि यदि मैंने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया तो प्रकृति मुझे दंड देगी, और उस दंड स्वरूप मानव को क्या भय था कि प्रकृति में अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि यानी अकाल एवं सूखा, बाढ़ का आना, भूकंप आना, बिजली का गिरना, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक समस्याएं हमारे सामने आएंगी। यानी कि वो प्रकृति का प्रकोप है, तो उससे मानव डरा करता था अति प्राचीन काल में, जो पर्यावरणीय निश्चयवाद से संबंधित है। इस विचारधारा में प्रकृति प्रभावी तथा मानव गौण है। मानव इस प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत होता था, इसलिए प्रकृति की पूजा करता था। जैसे सूर्य देव, जैसे जल, जैसे अग्नि, जैसे वन, भूमि, इन सब संसाधनों की मानव पूजा किया करता था। यह विचारधारा है पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरी विचारधारा आई, उस दूसरी विचारधारा का नाम है संभववाद। संभववाद विचारधारा। और ये जो संभववाद विचारधारा है इसका प्रतिपादन किया था ब्लास महोदय ने। ब्लास महोदय का नाम पहले भी आ चुका है, ब्लास या विडाल डी ला ब्लास, जो फ्रांस के भूगोलवेता थे। इन फ्रांस के भूगोलवेता ने अपनी इस विचारधारा में बताया कि इस विचारधारा में मानव सबसे अधिक प्रभावी है। इस विचारधारा में किसे प्रभावी बताया गया है? मानव को प्रभावी बताया गया है। यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के विपरीत है संभववाद विचारधारा। इस विचारधारा में यानी कि इस संभववाद विचारधारा में प्रकृति मानव को अवसर प्रदान करती है तथा मानव उन अवसरों का लाभ उठाकर अपनी छाप सर्वत्र छोड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस विचारधारा में मानव का विकास हो जाने के कारण या मानव अधिक सक्रिय होने के कारण
या मानव प्रभावी होने के कारण मानवीय कार्यों की छाप हमें चारों ओर नजर आती है। कैसे? जो प्रकृति है, प्रकृति मानव को अवसर प्रदान करती है। अवसर का तात्पर्य कि प्रकृति में जो संसाधन है, वो प्रकृति के जो संसाधन है, उन संसाधनों का मानव अत्यधिक उपयोग करके अपने कार्यों की छाप सर्वत्र छोड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें इस विचारधारा में, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र कृषि के अयोग्य होते हैं, लेकिन मानव ने क्या किया, मरुस्थलीय क्षेत्रों को भी कृषि योग्य बना लिया और कृषि कार्य करने लग गया। तो वो क्या हो गया, वो प्रकृति के विपरीत हो गया, यानी प्रकृति पर विजय प्राप्त हो गई वो मानव की। प्रकृति ने वहां पर कृषि कार्य के अवसर ही नहीं दिए, लेकिन मानव ने अपने प्रयासों से वहां पर कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो वो क्या हो गई, वो मानव की छाप नजर आती है। मानव के द्वारा किया गया कार्य हमें प्रकृति के विपरीत नजर आता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश कृषि के अयोग्य होते हैं, लेकिन मानव ने क्या किया, मानव ने वहां पर ग्रीन हाउस लगा करके सब्जियों और फलों की कृषि शुरू कर दी। तो वो भी क्या, वो प्रकृति के विपरीत कार्य हो गए, वहां पर भी प्रकृति पर मानव की विजय हो गई। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र है जो वाहनों के लिए अनुपयुक्त होते हैं, या पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर वाहनों का चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन मानव ने क्या किया, वहां पर सर्पिलाकार रेल मार्ग, सड़क मार्गों का निर्माण कर लिया और वहां पर आसानी से वाहनों के जरिए पहुंच जाता है। तो ये भी क्या हो गई, ये भी मानव की प्रकृति पर विजय हो गई। यानी कि इस संभववाद विचारधारा में मानव प्रभावी होने के कारण प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करता है, जिससे मानवीय कार्यों की छाप सर्वत्र या चारों ओर नजर आती है। यही संभववाद विचारधारा है। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरी विचारधारा आई वो है आपकी नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा का एक नाम और है, वो नाम है इसका रुको और जाओ निश्चयवाद। विद्यार्थियों एक बात को ध्यान में रखना, निश्चयवाद और नियतिवाद दोनों सेम ही हैं। निश्चयवाद शब्द की जगह आप नियतिवाद शब्द भी उपयोग में ले सकते हो। तो रुको और जाओ निश्चयवाद या रुको और जाओ नियतिवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद या पर्यावरणीय नियतिवाद। ठीक है ना, इस तरह से, या अकेला निश्चयवाद शब्द यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर पर्यावरणीय निश्चयवाद को निश्चयवाद भी बोलते हैं, इसको नियतिवाद भी बोलते हैं, और इसमें लगेगा नव नाम, नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया। और ये जो विचारधारा है नवनिश्चयवाद विचारधारा, ये विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद दोनों के मध्य का मार्ग है। ठीक है, जैसे कि एक चीज गर्म है एक ठंडी है, दोनों को मिला दें तो ना अधिक गर्म रहेगी ना अधिक ठंडी। उसी तरह से नवनिश्चयवाद विचारधारा है, ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। और इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने। और ये जो ग्रिफिथ टेलर हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया के, कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के विद्वान हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विद्वान है ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने नवनिश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो इस विचारधारा को आपको इस तरह से परिभाषित करना है, इस तरह से लिखना है कि नवनियतिवाद विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है।
इस विचारधारा का प्रतिपादन ऑस्ट्रेलियाई विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने किया था। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है, यानी दोनों विचारधाराओं के मध्य मार्ग का अनुसरण करती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति मानव को अवसर प्रदान करती है तथा मानव उन अवसरों के अनुसार ही अपने विकास के कार्य करता है। यानी कि इस विचारधारा में मानव प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं करता है, प्राकृतिक संसाधनों का अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि मानव को इस चीज का ज्ञान है, यदि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाएगा तो प्रकृति से हमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन प्रक्षरण। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही कार्य करना है। यानी कि इस विचारधारा में मानव है वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता है, जबकि संभववाद में मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करता है। ये तीन प्रमुख विचारधाराएं हैं मानव भूगोल की विचारधाराएं। अब इनके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, और वो क्वेश्चन ये है कि 1970 के दशक में मानव भूगोल की कौन कौन सी विचारधाराओं का उदय हुआ। यानी कि काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव भूगोल की तीन विचारधाराएं तो हमने पढ़ ली, लेकिन थोड़ा डीपली क्वेश्चन बनाता है कि 1970 के दशक में मानव भूगोल की कौन कौन सी विचारधाराओं का उदय हुआ। किस दशक में? 1970 के दशक में। तो आपको याद रखना है 1970 के दशक में तीन विचारधाराओं का उदय हुआ था, तीन और नई विचारधाराएं आई थी, और वो तीन विचारधाराओं के मैं नाम बता रहा हूं आपको। नंबर 1 कल्याणपरक विचारधारा, पहली है आपकी कल्याणपरक विचारधारा। सेकंड विचारधारा है वो है आपकी क्रांतिकारी विचारधारा। सेकंड विचारधारा है क्रांतिकारी विचारधारा। और जो तीसरी विचारधारा का उदय हुआ था वो है आपकी आचरण परख विचारधारा। आचरण परख विचारधारा, कल्याण परख विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा तो आचरण परख विचारधारा। इन तीन विचारधाराओं का विकास या इन तीन विचारधाराओं का उदय 1970 के दशक में हुआ था। यानी कल्याणप्रद जो विचारधारा है इसमें मानव कल्याण के विभिन्न पक्ष जैसे शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य ऐसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्रांतिकारी विचारधारा, इस विचारधारा में मानव के गरीबी उन्मूलन, बंधन, सामाजिक असमानता, इस प्रकार के जो विषय हैं उन विषयों के समाधान के लिए मार्क्स के सिद्धांत का, इसमें याद रखना किसका सिद्धांत है, मार्क्स के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। तीसरी आचरणपरक विचारधारा। आचरणपरक विचारधारा ये बताती है कि मानव अपना विकास करते समय हमेशा लाभ पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि यथार्थ पर्यावरण की बजाय आचरण पर्यावरण पर भी ध्यान देता है। इस तरह से ना 1970 के दशक में तीन विचारधाराओं का उदय हुआ था। धन्यवाद।